हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है और जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। और इस चैप्टर का हम सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा इस तरीके से करके है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं समझाइए। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं समझाइए। नेत्र की समंजन क्षमता को आपको समझाना है कि नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है नेत्र की समंजन क्षमता। तो क्या होती है नेत्र की समंजन क्षमता? तो देखिए, जब नेत्र अनंत पर स्थित वस्तु को, अनंत मतलब बहुत दूर की वस्तु, यानी अनंत पर रखी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली जो समांतर किरणें होती हैं, प्रकाश की जो समांतर किरणें होती है वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और नेत्र लेंस को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। आप जरा इस बात को देख लीजिए, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे करके। देखिए, जब हम अपने आँख की पलकों को ऊपर उठाते हैं, मतलब शटर को ऊपर उठा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूर तक देख सकते हैं। दूर का मतलब होता है अनंत तक, यानी कहने का मतलब घूमने वाली स्थिति की बात करें। जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, सवेरा सवेरा घूमते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूर तक देखते हैं, अपना आराम के साथ सीधे चलते हैं और दूर तक देखते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो मांसपेशियाँ होती हैं नेत्र की वो बिल्कुल फैल जाती हैं और नेत्र पर कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता। तब उस स्थिति में क्या होता है कि नेत्र लेंस पर जो समांतर प्रकाश किरणें गिर रही हैं वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात वो ठीक रेटिना पर फोकस होती हैं और रेटिना पर बिल्कुल उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। क्लियर होगी? और मांसपेशियां जो रहती हैं ढीली होती हैं और उन पर कोई तनाव नहीं रहता और लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है इस स्थिति में। परंतु जब नेत्र द्वारा समीप की वस्तु को देखा जाता है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और नेत्र पर एक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। जब ज़्यादा हम पास लाते हैं वस्तु को तो नेत्र पर तनाव आ जाता है और मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो लेंस के उस समय पर लेंस के तलों की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी भी कम हो जाती है। पहले क्या हो गई थी, फोकस दूरी बढ़ गई थी, देख लीजिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है और यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम हो जाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है या बन जाता है, वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। क्लियर होगी? तो इस प्रकार नेत्र लेंस द्वारा स्वयं अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने और स्वयं अपनी फोकस दूरी को घटाने की जो क्षमता होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कह देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि नेत्र हमारा एक ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक युक्ति है जिसके केवल हमें पलक को खोलना है, यानी अपनी पलकों को ऊपर उठाना है या फिर नीचे गिराना है, तो उसकी सहायता बड़ी आसानी के साथ जो है नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वतः ही तो बढ़ा लेता है और स्वतः ही घटा लेता है। तो बस नेत्र लेंस द्वारा स्वयं अपनी फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की क्षमता को ही हम क्या कह देते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कह देते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये होती है नेत्र की समंजन क्षमता। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ और भी है। यदि वस्तु को नेत्र के बहुत अधिक निकट लाया जाए, अगर हम वस्तु को बहुत ज़्यादा निकट ले आते हैं ना आँख के, नेत्र के, तो क्या होता है, तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि बिल्कुल धुंधली हो जाती है। बिल्कुल, यानी वस्तु को कुछ निश्चित दूरी तक तो आप जरूर रखोगे ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन ज़्यादा करीब ले आओगे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वह निकटतम बिंदु, यानी वो कम से कम पास वाला बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके स्पष्ट देख सकती हो, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। यानी किसी वस्तु को नेत्र के कम से कम इतने करीब ले आओ ताकि वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो समझ लीजिए वो बिंदु ही, वो निकटतम बिंदु ही जब अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके हम उसको स्पष्ट देख पा रहे हैं, समझ लीजिए क्या कहलाता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। तथा नेत्र से निकट बिंदु तक की जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है, नेत्र का निकट बिंदु हो गया और नेत्र के निकट बिंदु से नेत्र तक की जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्य वाला जो स्वस्थ नेत्र होती है उसके लिए 25 सेंटीमीटर होती है, वैसे नेत्र में कोई दोष ना हो तो, नेत्र में कोई त्रुटि ना हो तो सामान्य मनुष्य के लिए, सामान्य मनुष्य के नेत्र के लिए ये दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक हो गया? तो ये तो हो गई बात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए। परंतु अब इसके विपरीत सुनिएगा। इसके विपरीत वह दूरतम बिंदु, दूर मतलब अधिक से अधिक वाला, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए, जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक हो गया? ये वो तो ऊपर तो निकट बिंदु की थी बात, लेकिन दूर की भी तो यही कहानी होती है कि इसके विपरीत दूर स्थित बिंदु, कहीं दूर का कोई बिंदु कहीं तक ही तो हम स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी तो फिर हमें वस्तु नहीं दिखाई देती ना। तो बस वह दूरतम बिंदु जहाँ पर बिना समंजन क्षमता लगाए नेत्र उस वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, तो नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए या सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। ध्यान रहे, ये बातें बहुत पूछी जाती हैं बोर्ड की परीक्षा में कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है और स्वस्थ नेत्र के लिए दूरतम बिंदु कहाँ होता है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूरतम बिंदु तो इन्फिनेटिव होता है, जबकि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये तो थी बात नेत्र की समंजन क्षमता की और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और नेत्र के दूर बिंदु की। अब इसी क्रम में जो क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन लेकर के आए हम आपके लिए, वो क्या है, नेत्र दंड तथा शंकु क्या होते हैं। नेत्र दंड तथा शंकु क्या है इसको समझाना है।
तो नेत्रदंड और शंकु क्या होते हैं जरा सुनेंगे। मानव नेत्र की रेटिना प्रकाश संवेदी सेलों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी नेत्र की जो रेटिना होती है वो बारीक बारीक बहुत सारी सेलों से मिलकर के बनी होती है। बहुत बड़ी संख्या होती है सेल्स की। सेल्स मतलब कोशिकाएं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, बारीक 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 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संवेदी सेलें कह देते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी संख्या में ये मिलकर के बनी होती है रेटिना। ये सेलें दो प्रकार की होती हैं, जो सेल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से कुछ तो होती हैं दंडाकार यानी छड़ के आकार की। दंडाकार, दंड किसको बोलते हैं, छड़ को बोलते हैं। जिनमें से कुछ दंडाकार सेलें होती हैं तो कुछ जो होती हैं वो शंक्वाकार होती हैं। तो इन दंडाकार और शंक्वाकार सेलों को ही नेत्र दंड तथा शंकु कह देते हैं। अब देखते ये हैं ये किस किस काम आती हैं। तो दंडाकार जो सेलें होती हैं वो तो प्रकाश की तीव्रता के लिए कि कितना प्रकाश निकल रहा है, ये इसका जो आँख आभास करती है। जैसे दोपहर के समय सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है, लेकिन आभास कौन कराती है, नेत्र तो कराती है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश हो रहा है, क्योंकि चकाचौंध लगनी शुरू हो जाती है तेज प्रकाश में। तो कहने का मतलब ये है जो दंडाकार सेलें होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुगराई होती हैं। प्रकाश ज़्यादा दिखाई दे रहा, प्रकाश कम दिखाई दे रहा, ये सब जो बताते हैं वो दंडाकार सेलें बताती हैं। ठीक हो गया। जबकि शंक्वाकार सेलें जो होती हैं वो प्रकाश के रंगों के लिए सुगराई होती हैं। यानी किस रंग का प्रकाश है, कोई वस्तु किस रंग की हमें दिखाई दे रही है, वो सिर्फ किसके कारण दिखाई देती हैं, शंक्वाकार सेलों के कारण। यानी व्यक्ति रंगों का जो आभास करता है वो इन सेलों के कारण ही करता है। ठीक है, यानी अगर किसी मनुष्य के नेत्र के रेटिना में ये शंक्वाकार सेलें कम होती हैं ना, तो वो रंगों की पहचान कभी नहीं कर पाता। ठीक है, तो शंक्वाकार सेल प्रकाश के रंगों के लिए सुगराई होती हैं। शंक्वाकार सेलों के कारण ही हमें विभिन्न रंगों का आभास होता है। क्लियर होगी। यानी विभिन्न विभिन्न रंगों का जो आभास होता है वो केवल किन सेलों के कारण होता है, शंक्वाकार सेलों के कारण ही संभव होता है। क्लियर होगी बात। तो ये थे नेत्रदंड और शंकु। स्पष्ट हो गई। तो ये आज हमने आपको समझाया नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्रदंड तथा शंकु। ठीक हो गया। अब उसके बाद नए क्वेश्चन के साथ हम नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।